हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, अर्थात एक इंडक्शन मोटर की किस प्रकार से हम टेस्टिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि टेस्टिंग कितने प्रकार से की जा सकती है। तो टेस्टिंग आप 3 प्रकार से कर सकते हैं, अर्थात डीसी रेजिस्टेंस के थ्रू हम इंडक्शन मोटर का टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर नो लोड, या फिर आप ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं इसका परीक्षण। तो एक एक को देखते हैं, लेकिन हमारा ये पॉइंट होता है कि परीक्षण से आखिर हमें परीक्षण में देखना क्या है, मतलब हम टेस्टिंग करेंगे तो किस चीज की टेस्टिंग करेंगे। ये तो मतलब इंडक्शन मोटर का तो टेस्टिंग करेंगे, लेकिन हम उसमें देखेंगे क्या क्या चीज हमें मिलेगा। तो देखिए इंडक्शन मोटर के टेस्टिंग में आपको उसकी इफिशियंसी, दक्षता आपको देखनी है, स्टेटर हानि अर्थात स्टेटर पर लॉसेस क्या है, रोटर पर लॉसेस क्या है, रोटर हानि, शक्ति गुणक मतलब पावर फैक्टर, करंट और स्लिप इत्यादि, इन सभी चीज़ों को हम अपने परीक्षण के माध्यम से देखेंगे कि उनकी वैल्यू क्या है। इसी के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि आपकी मोटर, इंडक्शन मोटर कैसी है। तो हम इस चीज़ों को टेस्टिंग करते हैं। तो इंडक्शन मोटर के टेस्टिंग में आपको इफिशियंसी, स्टेटर लॉसेस, रोटर पर क्या लॉसेस है, पावर फैक्टर क्या है मोटर का, या फिर आपकी करंट कितनी है उसमें, स्लिप क्या है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। उसमें आपका पहला जो आता है वो है डीसी रेजिस्टेंस के थ्रू आप इसका परीक्षण कर सकते हैं, अर्थात इंडक्शन मोटर का। इसका रूल ये है, जैसा समझ सकते हैं कि प्रेरण मोटर के कुंडलन का, बोले तो इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग का प्रतिरोध उपयुक्त डीसी धारा को उस परिपथ का कुंडलन में प्रवाहित करा के उस परिपथ या कुंडलन के टर्मिनल के बीच या मध्य वोल्टेज ड्रॉप को मापकर, वोल्टेज पाथ का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप, उसको हम मीजर करके प्राप्त करेंगे। देखिए हमारा पॉइंट इतना सा है कि ये आपको जो दिख रहा है फिगर, ये हम डीसी रेजिस्टेंस के थ्रू की बात कर रहे हैं। ये आपका जो है ये डीसी रेजिस्टेंस है, और यहाँ से आप डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये आपका डीसी सप्लाई, इधर से आपकी करंट आने वाली है जो कि डीसी करंट होगी। तो डीसी करंट इसके थ्रू आएगी, और ये आपका वाइंडिंग है। तो ये मतलब वाइंडिंग का मतलब ये कॉपर, ये आपका रेजिस्टेंस है, वायर है, ठीक है, जिसे आप वायर वाइंड रियोस्टेट बोलते हैं। बोले तो धारा कुंडलित धारा नियंत्रक इसको हम बोलते हैं, ठीक है, तार कुंडलित धारा नियंत्रक। इसमें आप जहां जहां पर मतलब एक जैसे होता है दोस्त कि इसकी लंबाई अगर ये 100% इसकी अगर एल लंबाई है, तो इस लंबाई के थ्रू, और यहीं पर आप देख सकते हैं एमीटर लगा हुआ है, और ये है वोल्ट मीटर। इसी वोल्ट मीटर में आपको देखने को मिलेगा कि इस आपके जो आपकी मोटर है उसमें कितना, उस वाइंडिंग में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। देखिए आप एक वाइंडिंग में जैसे यहाँ पर हम मीजर करते हैं कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो इससे हम मीजर कर पाएंगे। तो कैसे कर रहे हैं, यहाँ से आप डीसी सप्लाई देते हैं, ये डीसी सप्लाई एमीटर के थ्रू मतलब इसके थ्रू आ रही है, और बीच में हमने अमीटर को लगा दिया, तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कितनी करंट जा रही है। ओके, और साथ में यहाँ पर जब जिस वाइंडिंग के थ्रू आपकी ये वोल्टेज मतलब जो करंट जा रही है वाइंडिंग के थ्रू, तो उस वाइंडिंग में जाने की वजह से उसमें जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्ट मीटर के थ्रू हम मीजर कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम रेजिस्टेंस, डीसी रेजिस्टेंस से हम मीजर तो कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यहाँ पर बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता है, या फिर आपको क्लियर वे में जानकारी नहीं दे पाता। हमारा पॉइंट ये है कि हम वोल्टेज ड्रॉप को ही नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि इंडक्शन मोटर में लॉसेस क्या हो रहा है, रोटर में लॉस क्या हो रहा है, पावर फैक्टर क्या है, करंट क्या है, स्लिप क्या है, ये सारी चीज़ों को, तो उसके लिए हमारा आ जाता है भाई सेकंड जो है वो नो लोड टेस्ट। अर्थात हम इंडक्शन मोटर को हम नो लोड पर, मतलब हम इंडक्शन मोटर को कोई लोड उस पर नहीं देंगे, नो लोड पर अगर हम उसको टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो हमें क्या क्या उससे मिलेगा, क्या क्या का मतलब उससे आपको नो लोड करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, इनपुट पावर, इन सभी को आपको मीजर करने पर कितनी इसकी वैल्यू मिलती है। तो देखिए वही चीज़ है कि अगर हम नो लोड परीक्षण करते हैं, तो नो लोड परीक्षण में इंडक्शन मोटर को सामान्य आवृत्ति और वेरिएबल परिवर्तनीय, वेरिएबल का मतलब परिवर्तनीय, तो मतलब जो आपकी फ्रिक्वेंसी रहेगी वो नॉर्मल, देखिए जैसे 50 हर्ज आपकी इंडिया में आपको पता है कि 50 हर्ज 50 हर्ज की फ्रिक्वेंसी सप्लाई होती है। विदेश में आपको देखने को मिलेगा 60 हर्ज मतलब 60 हर्ज तक सप्लाई आपको देखने को मिल जाता है, अर्थात सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। ओके, आवृत्ति, तो यहां पर नॉर्मल आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ज। तो वही चीज है कि हम अपने नो लोड टेस्ट में क्या करेंगे कि इंडक्शन मोटर का जब टेस्ट करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल रखेंगे, मतलब नॉर्मली 50 हर्ज, और जो आपका वोल्टेज होगा वो वेरिएबल होगा, परिवर्तनीय होगा, मतलब हमारा वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है। तो इस केस में
वोल्टेज पर, मतलब वेरिएबल वोल्टेज पर लोड रहित स्थिति में चलाया जाता है। मतलब हम अपने इंडक्शन मोटर को लोड, बिल्कुल कोई लोड उस पर नहीं दिए हैं, ठीक है, हमने उसको लोड से कनेक्ट नहीं किया, फ्री, एकदम बिल्कुल फ्री है आपकी मोटर, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं कि नो लोड की कंडीशन में सामान्य अर्थात नॉर्मल फ्रिक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज, मतलब जिसका वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है उस वोल्टेज पर हम जब चलाते हैं तो इस स्थिति में, मतलब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आपकी जो मोटर है, इस स्थिति में नो लोड करंट, बोले तो शून्य लोड धारा, नो लोड करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, इनपुट पावर मापने के लिए परिपथ में एक आपको वोल्ट मीटर लगाना होगा, 2 वाट मीटर लगाना होगा और एक ए मीटर लगाना होगा। तो इतना चीज आपको करना होगा कि अगर इन सभी चीजों को चाहते हैं कि आप नो लोड करंट को, वोल्टेज को, पावर फैक्टर को, इनपुट पावर को भैया सबको मेजर कर लें, तो इसके लिए आपको एक वोल्ट मीटर लगाएंगे तो उससे आप वोल्टेज को, मतलब आप मीजर कर पाएंगे। साथ में अगर आप 2 वोल्ट जो वाट मीटर लगा रहे हैं, इससे आप पावर को मीजर कर पाएंगे कि आखिर इसमें इनपुट पावर कितनी है, ठीक है। साथ में ए मीटर लगाएंगे तो आपको वहां पर करंट भी पता चल जाएगा कि करंट कितनी है, ठीक है। पावर फैक्टर, हम ये जो आपका वाट मीटर का फार्मूला होगा उसी के थ्रू हम पावर फैक्टर को मीजर कर पाएंगे। तो यहां पर पॉइंट हमें क्लियर है कि हम अगर इसमें 2 वाट मीटर द्वारा परिपथ में इनपुट शक्ति, ध्यान दीजिएगा, 2 वाट मीटर द्वारा परिपथ में इनपुट शक्ति का मतलब इनपुट पावर, दोनों वाट मीटर के पाठ्यक्रम के अनुपात में पावर फैक्टर और ए मीटर द्वारा शून्य लोड धारा और वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टता ज्ञात की जाती है। वैसे जैसे मैंने आपको भी कहानी जो बताया कि वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज ज्ञात करते हैं, सिंपल समझिए, वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज हम ज्ञात करते हैं। ए मीटर हम इसलिए इसमें परीक्षण में लगा रहे हैं कि हमें नो लोड करंट, नो लोड क्यों कह रहे हैं भाई साहब, उसमें कोई जब लोड हम नहीं देते तो उस समय जो आपके इंडक्शन मोटर में करंट फ्लो होती है उसको कहते हैं नो लोड करंट। भैया जब लोड ही नहीं तो उस समय जो करंट आपके इंडक्शन मोटर में फ्लो होगी उसे कहते हैं नो लोड करंट। तो उसको कौन मीजर कर रहा है, उसको करंट है तो एमीटर ही मीजर करेगा, तो एमीटर हमने नो लोड करंट के लिए लगा रखा है, ठीक है। साथ में अगर यहां पर देखेंगे इनपुट पावर उसमें क्या है तो हम वाट मीटर के माध्यम से ज्ञात कर पाएंगे, जो हम 2 वाट मीटर लगाए हुए हैं उससे पता हो जाएगा कि भाई साहब इसमें कितनी पावर आ रही है। दोनों वाट मीटर के पाठ्यक्रम के अनुपात में दोनों वाट मीटर का हम रेशियो लेंगे तो उन रेशियो के हिसाब से आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। चलिए थ्योरी है, थोड़ा कहानी की तरफ, थोड़ा आपको फार्मूले की तरफ ले चलूंगा तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब समझिए, इस परीक्षण में मशीन को तुल्यकालिक गति पर चलता हुआ माना जा सकता है। मतलब हम मानते हैं, देखिए इंडक्शन मोटर जो हमारी है वो सिंक्रोनस स्पीड पर कभी भी नहीं चलती है, असंभव है, ठीक है। आपको पता है कि सिंक्रोनस स्पीड पर आपकी सिंक्रोनस मोटर ही चलती है, ठीक है। इंडक्शन मोटर की स्पीड सदैव ध्यान रखिए सिंक्रोनस स्पीड से ऑलवेज कम होती है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट है कि वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती, लेकिन हम इस परीक्षण में मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि जो हमारी मशीन है, इंडक्शन मोटर है, वो सिंक्रोनस स्पीड पर चल रही है, ठीक है। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझे कि 3000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड पर वो चल रही है। तो हमारा पॉइंट आपसे ये है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपकी नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, हमारा जो नॉर्मली वोल्टेज हमने उसको दे रखा है उस पर क्या होगा, अगर हम नो लोड पर मोटर को चला रहे हैं तो वो जो उसमें करंट फ्लो होगी वो आई नॉट, जिसे आप नो लोड करंट बोलते हैं, अर्थात ये करंट जो होगी वो फुल लोड करंट का 25 से 33%, अर्थात 25 to 33% का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि अगर आपकी जब मोटर फुल लोड पर होती है, मतलब हम उसको लोड, अगर हम मोटर को दिए हैं और लोड को बढ़ाते गए और ऐसी कंडीशन मोटर पर आई कि जब मोटर आपकी फुल लोड पर चल रही है तब आपकी मोटर, हम मानते हैं कि फुल लोड के पर उसकी जो करंट है वो आपकी 100 एम्पियर की करंट फुल लोड पर, आईएफ का मतलब फुल लोड करंट जो है वो आपकी 100 एम्पियर है। तो आपकी अगर 100 एम्पियर फुल लोड करंट है तो जो नो लोड करंट होगी वो आपकी 25 से 33 एम्पियर करंट होगी। इसका मतलब ये हुआ, मतलब 25 से 33% ऑफ दी फुल लोड करंट, फुल लोड करंट का 25 से 33% आपकी नो लोड करंट होगी, ठीक है। इसका मतलब है जैसे 100 एम्पियर फुल लोड करंट है तो 25 से 33% आपकी 25 से 33 एम्पियर करंट आपकी आई नॉट होगी, इतना करंट फ्लो होती है। ये चीज यहाँ पर ये मेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आपको एक रिलेशन पता चले कि आखिर फुल लोड करंट आपकी और नो लोड करंट में क्या रिलेशन है, ये कितना उससे कम है। तो ये केवल 25 से 33% होती है फुल लोड करंट का, ठीक है।
अब जैसे मैं आपको समझाऊं कि देखिए होता क्या है, ये आपका है आई नॉट, ठीक है। ये आई नॉट जो है इसके दो फैक्टर होते हैं इस प्रकार से, इसके दो फैक्टर आपके होंगे, एक आपका होगा आई म्यू और दूसरा आपका होता है इसका दूसरा फैक्टर आई ओमेगा। तो इस प्रकार से दो फैक्टर आपके हो जाते हैं। जो आई म्यू की वैल्यू है वो आपका होता है आई नॉट, आपका आई नॉट साइन फाई, ओके, आई नॉट साइन फाई। इसके दो फैक्टर हैं, मतलब आई नॉट के दो फैक्टर हैं, एक आपका आई म्यू, दूसरा आई ओमेगा। आई म्यू जिसे हम मैग्नेटाइजिंग करंट कह रहे हैं, ठीक है, अक्रियाशील फैक्टर, और आई ओमेगा क्रियाशील फैक्टर। और जो आई ओमेगा है उसकी वैल्यू होती है आई नॉट कास फाई, ओके, या आप कास फाई नॉट भी कह सकते हैं। चूंकि ये नो लोड पावर फैक्टर है तो इसमें फाई नॉट लगाइए। तो हमारा पॉइंट है कि हमने यहाँ पर आई नॉट को दो फैक्टर में तोड़ के रखा है, ठीक है। और इसमें यह है कि जो आई म्यू की वैल्यू है वो ग्रेटर 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 आई ओमेगा है, मतलब यहाँ पर आई म्यू की वैल्यू आई ओमेगा से ज़्यादा है, इस रूल के मुताबिक जो हम परीक्षण अभी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका ये है कि देखिए जो आपका आई म्यू है, आई ओमेगा है, उससे काफ़ी बड़ा है आई म्यू। तो होता क्या है कि नो लोड पर पावर फैक्टर कास फाई नॉट का मान बहुत कम होता है। यह मान जो आपका पावर फैक्टर है वो 3.5 से कम अर्थात 0.15 तक होता है। कौन? पावर फैक्टर कास फाई नॉट की वैल्यू जो नो लोड पावर फैक्टर है इसकी वैल्यू कम होती है, इसका कहने का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसलिए हम इनपुट जो पावर है डब्ल्यू नॉट दोनों वाट मीटर W1 और W2 के अंतर से प्राप्त करते हैं। मतलब इसमें अगर हम कहें कुल इनपुट पावर, अगर आप इंडक्शन मोटर का हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें प्राप्त करना है कि इसका जो W नॉट है, मतलब समझिएगा इसका जो इनपुट पावर है वो कितना है, तो उसके लिए आपको करना होगा कि W1 माइनस W2। चूंकि हमने इसमें 2 वाट मीटर लगा के रखा है, इसीलिए कि हम दोनों वाट मीटर के रेटिंग जो हमें मिलेगी, जो भी मिलेगा वाट मीटर की वैल्यू, उन दोनों को हम घटाकर इसमें कितनी पावर इनपुट हुई है, कुल इनपुट पावर आपको पता चल जाएगी। ये इसका रूल है। देखिए जैसा कि मैंने अभी बता रहा हूं आपको, ये जो फिगर आपको दिख रहा है यहां पर, ये सारी चीजें जो नो लोड की बातें चल रही थी, यहां के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। आप इस फिगर को ध्यान से समझिए। आप इसमें क्या है, यहां पर आपकी 3 फेज की सप्लाई दिख रही, RBY, ये 3 फेज की सप्लाई यहां से इनपुट हो रही है। ये जो आपको ये पार्ट जो दिख रहा है ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये सिंगल, देखिए आपको पता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक है। उसमें मतलब आपका जो ट्रांसफार्मर वैसे है सिंपल, जो आपके ट्रांसफार्मर आप देखते हैं पावर ट्रांसफार्मर, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब कि कुल मिलाकर जो ट्रांसफार्मर हैं वो आपके डबल वाइंडिंग के होते हैं, लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो आपका सिंगल वाइंडिंग का होता है। अब जैसा इसमें देख सकते हैं इसमें 3 वाइंडिंग लगी है। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज में 1 होगा, फिर आपने 2 फेज 3 फेज, तो 3 फेज का आपका सभी वाइंडिंग के लिए लग रहा है, इसलिए यहाँ पर 3 वाइंडिंग आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका ये सिंगल फेज अगर देखेंगे तो सिंगल फेज के लिए एक एक ही हमारा वाइंडिंग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में। क्योंकि 3 फेज की आपकी सप्लाई आ रही, इसलिए आपको 3 वहाँ पर वाइंडिंग अर्थात 3 प्रकार से आपको वाइंडिंग देखने को मिल रही है। ये तीनों वाइंडिंग आपके ऑटो ट्रांसफार्मर की ही है। अब दूसरा पॉइंट होता है यहाँ पर वोल्ट मीटर। अब ये यहाँ पर देखिए आपकी वोल्ट मीटर पूर्ण परास का लगा हुआ है। कुल मिलाकर यहां पर एक वोल्ट मीटर हम लगाते हैं कि इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज क्या मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहां पर यह हो जाता है कि वोल्ट मीटर के साथ में हम सीरीज में, अर्थात जो आपकी सप्लाई आ रही है उसी के सीरीज में हम करंट को, मतलब करंट को मेजर करने के लिए मीटर का यूज करते हैं। और ये आपको देखने को मिल रहा है, ये वाट मीटर है W1 और ये वाट मीटर है आपका W2। अब आपका पता है कि हमारा जो वाट मीटर होता है वो वाट मीटर में आपको वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल देखने को मिलेगा, ओके। तो आपका जो W1 है उसमें जो वोल्टेज कॉइल होगा V1 V2 का टर्मिनल होगा, जो करंट कॉइल होगा वो C1 C2 होगा। सेम उसी प्रकार से W2 जो होगा उसमें V1 V2 आपका वोल्टेज कॉइल होगा, C1 C2 आपका यहाँ पर C1 C2 कह रहे हैं आपसे कि तो C1 C2 आपका जो वोल्टेज कॉइल करंट कॉइल, मतलब हमारा पॉइंट ये है भाई साहब कि आपका ये W1 एक आपका वाट मीटर लगा है, ठीक है, हम यहाँ पर पावर को मेजर करने के लिए, एक W2 है। तो हमारा जो वाट मीटर है इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको करंट कॉइल है और दिस इज अ वोल्टेज कॉइल, ओके। अब जो वाट मीटर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये भी है वोल्टेज कॉइल और ये है आपका करंट कॉइल। तो ये जो आपके यहाँ पर लगे हुए हैं ये वाट मीटर है, और ये आपका बाहर ये जो मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा
लगा हुआ है, ये आपके सर्किट में लगे हुए हैं। अच्छा यहाँ पर होता है, और ये है मोटर का स्टेटर। ध्यान दीजिए, ये मोटर का आपका स्टेटर है और ये मोटर का स्टेटर आपका लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट है, ये आपका क्या है, ये है आपका रोटर, और मोटर का स्टेटर इस समय किस में है, स्टार कनेक्शन में है। किस में है दोस्त, स्टार कनेक्शन, जैसा आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर पॉइंट ये हो जाता है कि हमारा यहाँ पर पॉइंट ये है कि इधर से सप्लाई जो आपकी आ रही है, इधर से सप्लाई आ रही है, ये आपका W1 W2 दोनों वाट मीटर लगे हुए हैं। इससे आपको पता चलता है कि हमारे पावर इनपुट पावर कितनी हो रही है। क्योंकि हम जो ज्ञात करते हैं वो W1 माइनस W2, मतलब इन दोनों को माइनस करते हैं, दोनों पावर को, यही फार्मूले के माध्यम से हम इनपुट पावर को मेजर कर पाते हैं कि आखिर इंडक्शन मोटर में कितनी पावर आ रही है। ओके, ये आपका जो ए मीटर लगाए हैं, इससे ये पता चलेगा आखिर हमारी सप्लाई करंट कितनी इसमें आ रही है। वोल्ट मीटर से हमें पता चलेगा कि दो टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज है। ओके, ये आपका स्टेटर की वाइंडिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भाई साहब रोटर है, हम स्टेटर में 3 फेज की सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने वाट मीटर को, 2 वाट मीटर W1 W2 को लगा के रखा है, आमीटर लगा के रखा है, वोल्ट मीटर लगा के रखा है। किस लिए भैया, आमीटर से आप करंट को मेजर कर लेंगे, वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज को पता कर लेंगे कि आखिर इस मोटर में कितनी वोल्टेज आ रही है, और आप W1 W2 से आपको पावर के साथ साथ में पावर की, मतलब W1 माइनस W2 करेंगे तो इनपुट पावर आपको मिल जाएगा। सारी लॉसेस भी आप इससे ज्ञात कर पाएंगे, स्लिप भी आपको पता चलेगा, तो सारी चीज़ों को आपको देख पाएंगे। अब यहाँ पर पावर फैक्टर से रिलेटेड एक बात आती है कि जो पावर फैक्टर है इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है लैग, एक दूसरा होता है लीड। मतलब एक कहते हैं पश्च, एक कहते हैं अग्र। ये हमारा पावर फैक्टर लीड और लैग की जो बात चलती है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में ये आपका वोल्टेज है और ये आपका क्या है, ये करंट है। इनके बीच में एक आपका पावर फैक्टर का फार्मूला, ये समझिए, इनके बीच जो एंगल बन रहा है, ये फाई आपके इनके बीच एंगल है, और हमारा कास फाई जो होता है, ये होता है पावर फैक्टर। तो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में क्या गैप है, समझ रहे हैं आप। इन दोनों फेजर, मतलब अगर हम फेजर जब इनका खींचते हैं फेजर डायग्राम, तो वोल्टेज और करंट के बीच में देखते हैं कितनी एंगल है, तो इसी एंगल से हमें पता चलता है कि हमारा पावर फैक्टर कितना है। तो हमारा पावर फैक्टर चूंकि फाई पर डिपेंड करता है, और फाई जो आपका है ये एंगल वोल्टेज और करंट के बीच होता है। तो लीड और लैग का जो मामला है, इस चीज को आप समझिए। कहने का मतलब यहां पर यही है, अगर आपकी करंट यहां पर क्या कर रही है, करंट आपकी लीड कर रही है, तो आपका ये लीड कर रहा है, करंट लैग कर रही है, तो मतलब ये आपका लैग कर रहा है। अब ये मतलब पावर फैक्टर लीड और लैग का मतलब यहां पर आपके करंट से मतलब रखिए। अगर ये करंट आपकी लीड कर रही है तो पावर फैक्टर लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब आगे है, अगर वोल्टेज से आपकी करंट आगे है तो ये मतलब आपका पावर फैक्टर भी लीड कर रहा है, मतलब पावर फैक्टर आपका लीड है, लीड कंडीशन पे है। और अगर आपका करंट वोल्टेज से पीछे है, ठीक है, आप इसको रेफरेंस किसी को मान सकते हैं, हम वोल्टेज को भी रेफरेंस मान सकते हैं, करंट, अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं और करंट आपका इससे पीछे की तरफ है, इधर आपका फैक्टर बन रहा है, फाई इधर बन रहा है, पीछे ये है, तब तो ये आपका लैग कर रहा है। तो ये आपकी 2 कंडीशन इसमें बनती है। तो अगर आपका लैग है या लीड है, तो लैग जब करेगा तो अगर उस कंडीशन में अगर फेज गुणक अर्थात पावर फैक्टर की अगर हम जो बात कर रहे हैं, अगर यहां पर ध्यान से आप समझिए, इनके बीच अगर फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, अगर फाई की डिग्री 90 डिग्री है, तो कास फाई मतलब कास जीरो, कास जीरो का मतलब क्या होगा, पावर फैक्टर आपका जीरो, तो आपको पावर फैक्टर यहां पर जीरो देखने को मिलेगा। अगर यहीं पर आपका 60 डिग्री है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल फाई है अगर वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो कास 60 की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, कास 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसमें क्या लिखेंगे, उसको 1/2 को हम लिखते हैं 0.5, इसीलिए देखेंगे आप यहां पर 0.5 आपको मिलेगा। अगर 30 कहेंगे तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 1.732 √3 की वैल्यू अपान 2 करेंगे तो आपका 0.866 इसकी वैल्यू आएगी। अगर वहीं पर हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर आपके वोल्टेज और करंट के बीच जो आप एंगल देख रहे थे अगर वो जीरो होता है, तो उस कंडीशन में अर्थात जब फाई की वैल्यू जीरो है, मतलब जो ये वोल्टेज और आप ये करंट के बीच में, जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल आप फाई देख रहे थे, ये क्या है, जीरो है, इनके बीच बिल्कुल कोई एंगल नहीं, जीरो है। तो उस कंडीशन में आपका जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा, कॉस
cos फाई की वैल्यू जो होगी cos 0 हो जाएगा, क्योंकि फाई की वैल्यू 0 है तो ये आपका 1 होगा। कहते हैं कि इस कंडीशन को हमारा पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर मतलब एक इसकी वैल्यू आ रही, तो इसलिए आप देखेंगे cos 0 पर आपका 1 मिलेगा। पावर फैक्टर का मतलब भैया साहब cos फाई से है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका एंगल यहाँ पर चेंज है, चूंकि ये लीड और लैग जो लीड कर रहा है उसको हम निगेटिव से दर्शा देते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इसमें W1 W2 ये क्या है, ये वाट मीटर है, तो हमारा इसमें जो रेटिंग आता है हम प्लस और माइनस रेटिंग को लेते हैं। देखिए जब यहाँ पर ये डिपेंड करेगा, जब आप मीजरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको मीजरमेंट आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा W1 और W2 का दोनों का अलग अलग फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले के बेस पर आप W1 की और W2 की दोनों की प्लस और माइनस वैल्यू, और कभी कभी आपको जैसे यहाँ पर 0 भी वैल्यू मिलती है तो उस कंडीशन से आप पता कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इनकी दोनों की वैल्यू आपकी क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन ये प्लस है दूसरा आपका माइनस है, तो इसलिए आपने लिखा W1 माइनस W2। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका दोनों क्या है, ये दोनों आपके प्लस हैं, ये दोनों प्लस हैं, लेकिन यहाँ पर ये ग्रेटर है, ठीक है, W1 की ज़्यादा है W2 की कम है। ये कंडीशन पे डिपेंडेंट है, हमें इतना ध्यान नहीं देना है, हमें अब नेक्स्ट पॉइंट पर ये आना है जो हमें समझने की जरूरत है। हमारा पॉइंट ये है कि आखिर नो लोड जो हम परीक्षण कर रहे हैं उसका नो लोड पावर कितना है। तो नो लोड का जो वाट मतलब पावर है समझिएगा, वो आपका फार्मूला जैसे आप P बराबर √3 आपने पढ़ा होगा, P बराबर √3 VI cos फाई, ये फार्मूला हम पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो आप वाट मीटर से मीजर कर रहे हैं तो हम P को W0 से दर्शा रहे हैं, क्योंकि ये नो लोड पर परीक्षण कर रहे हैं तो इसलिए नो लोड का मतलब यहाँ पर W0 दिखाएंगे। W0 इक्वल टू √3 VL IL। अब IL क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे I0। भाई सिंपल सी बात है साहब, यहाँ पर नो लोड है तो नो लोड करंट होगी, तो √3 VL IL cos फाई नॉट। ध्यान दीजिए cos फाई नॉट इसलिए हमने लगाया क्योंकि ये नो लोड पावर फैक्टर भी है, क्योंकि नो लोड पर हो रहा है सारा काम। तो W0 बराबर √3 VL I0 cos फाई नॉट, वही चीज़ यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, आप जैसा यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से हम नो लोड पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, ये फार्मूला सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला है। तो हमें P बराबर √3 VI cos फाई हम पढ़ते थे, उसी से हमने लिख दिया है कि W0 बराबर √3 VL I0 cos फाई नॉट। ओके, अब यहाँ से cos फाई नॉट की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो सिंपल सा आप देखिए cos फाई नॉट ये क्या होगा, √3 VL IL इसके अपान नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा W0 अपान √3 VL I0। ओके, हमारा पॉइंट है कि हमने नो लोड पावर फैक्टर की वैल्यू ये लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, VL क्या है, लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है। W0 आपका नो लोड पर स्टेटर पर कितनी पावर इनपुट हो रही ये हमें भैया W0 बता रहे हैं। मतलब नो लोड जैसे करंट आपकी I0 है उसी प्रकार से W0 नो लोड आपका इनपुट पावर है, नो लोड पर इनपुट पावर। तो हमें ये पता करना है कि हमें पावर फैक्टर तो मिल गया। नेक्स्ट आपका होता है कि हमने जो कहानी आपको बताई थी कि भैया नो लोड जो करंट होती है, नो लोड करंट के दो फैक्टर होते हैं, मतलब I0 के दो फैक्टर होते हैं, एक I म्यू होता है और दूसरा I ओमेगा होता है। तो इन दोनों की जो दो वैल्यू है इनमें रिलेशन क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनकी वैल्यू क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए हम आपको अगर सिंपल सा बताएं, आपको थोड़ा सा साइड में लेते हैं और फिर आपको क्लियर वे में बताते हैं, ठीक है। देखिए एक मिनट, क्लियर वे में सारी चीज़ों को समझते हैं। हमारा पॉइंट ये था कि जो आपका I0 है इसका हम दो फैक्टर करते हैं, एक I ओमेगा और दूसरा I म्यू, ठीक है। तो ये नो लोड जो करंट है I ओमेगा I म्यू, I ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो इसी में से टूटा है। किससे टूटा है भाई, I ओमेगा से, I0 से। कौन, I ओमेगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो I0 cos फाई होता है। मतलब भाई सिंपल सी बात है, एक फैक्टर को अगर आप तोड़ते हैं तो एक cos फाई में टूटता है और दूसरा sin फाई में टूटता है। तो ये वाले भाई साहब I ओमेगा हैं, I0 cos फाई नॉट है, और जो आपके I म्यू है उसकी वैल्यू है I0 sin फाई नॉट। ओके, इन दोनों की यहाँ पर वैल्यू इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। दिस इज द नो लोड करंट। अब यहाँ पर जैसा कि मेंशन है कि आपकी जो नो लोड करंट है इसमें क्या है कि नो लोड करंट हमने जैसा अभी बताया, नो लोड करंट का मतलब है कि इसके दो जो फैक्टर हुए हैं, एक है मैग्नेटाइजिंग करंट और दूसरा जो आपने देखा
कह सकते हैं नॉन मैग्नेटाइजिंग, या फिर आप कहेंगे इसको मैग्नेटाइजिंग को अक्रियाशील फैक्टर और उसको कहते हैं क्रियाशील फैक्टर। तो ये जो आई म्यू है ये आपका आई नॉट साइन फाई नॉट है। इसको हम और कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप इसमें पता है तो देखिए रिलेशन क्या होता है, मैं आपको बता दूं एक लाइन में। तो जो रिलेशन आपका होता है इनके बीच में नो लोड और इसमें, ये होता है आई, ध्यान दीजिए, आई नॉट इक्वल टू अंडर रूट आई ओमेगा का स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर। ये रिलेशन होता है नो लोड करंट, या इसी को हम लिख सकते हैं आई नॉट का स्क्वायर, मतलब ये रूट इसके ऊपर भेज दीजिए भाई साहब। तो आई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर प्लस प्लस आई म्यू स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया किसका, नो लोड करंट, और उसके अक्रियाशील और क्रियाशील फैक्टर के बीच में आपने रिलेशन बना दिया आई म्यू का, मतलब आई नॉट का। तो आई नॉट स्क्वायर इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये फार्मूला, इसीलिए हमने इसको कैसे लिखा है, तो सिंपल सी बात है कि आई म्यू इक्वल टू, अगर आई नॉट इक्वल टू अंडर रूट आई ओमेगा स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर हो रहा है, तो इसमें से अगर हमको चाहिए कि भाई साहब आई म्यू निकाल दीजिए, तो कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर पहले रूट इसके ऊपर आएगा, ठीक है, फिर आई म्यू आप लिखेंगे। तो सिंपल सा आई म्यू इक्वल टू आई म्यू स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर माइनस आई ओमेगा स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर हटा दीजिए, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो वही तो कहानी यहाँ लिखी गई है, आई म्यू इक्वल टू क्या लिखा गया, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर माइनस आई ओमेगा स्क्वायर। उसी रिलेशन से सारी चीजें निकाल सकते हैं। अच्छा, हमें पावर फैक्टर मिल गया, हमें यहां पर आई म्यू या आई ओमेगा की वैल्यू हम देख चुके हैं। अब देखते हैं कि भाई साहब रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, मतलब नो लोड की कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो आर की वैल्यू जो होगी, देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है कि देखिए वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। चूंकि ये चल रहा है 3 फेज की बात, तो यहां पर आपको √3 भी लगा के रखना है, ठीक है। तो वी बराबर वी इक्वल टू √3 आई इंटू आर। अब कैसे कर रहे हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आर इक्वल टू लिखा गया है VL अपान √3 आई ओमेगा। अब रेजिस्टेंस इक्वल टू आपने देखा, रेजिस्टेंस आर नॉट इक्वल टू VL अर्थात लाइन वोल्टेज अपान √3 इंटू आई ओमेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है कि आपको आई ओमेगा होगा कि आई म्यू होगा। तो एक होता है आपका रेजिस्टेंस और दूसरा होता है रिएक्टेंस, मतलब एक होता है भाई साहब प्रतिरोध और दूसरा होता है इसका प्रतिघात। दोनों के बहुत अजीब और बहुत खतरनाक नेम हैं। इन भाई साहब का नाम है प्रतिरोध, ठीक है, इनका प्रतिरोध है नाम, और इनका है प्रतिघात। मतलब ये है रेजिस्टेंस और दूसरा है आपका रिएक्टेंस। ओके, तो हमारा बात क्लियर होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस आर नॉट, मतलब नो लोड रेजिस्टेंस जो होगा आर नॉट इक्वल टू VL अपान √3 आई ओमेगा होगा, और जो आपका प्रतिघात जिसे हम रिएक्टेंस बोल रहे हैं, नो लोड रिएक्टेंस इक्वल टू VL अपान √3 आई म्यू होगा। ये आपको क्या पता चल रहा है, इसी फार्मूले से आपने हमें क्या ज्ञात करना था टेस्टिंग में, हमें पता करना था भाई साहब इसमें इनपुट पावर कितनी है, ओमेगा नॉट क्या है, तो वो मिला, ठीक है, सॉरी W नॉट मिल गया आपको, नो लोड पावर। दूसरा आपका पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर क्या है वो मिला। आई म्यू आई ओमेगा की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, या नो लोड करंट को आप इसी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि नो लोड करंट का तो सिंपल सा रिलेशन है ना। तो आई नॉट इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर, ये दोनों रिलेशन है इनके बीच में। तो इससे हम किसी दो वैल्यू को अगर पा जाते हैं तो तीसरी वैल्यू को तो पा ही जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आर नॉट की जो वैल्यू है, इस फार्मूले से VL अपान √3 आई ओमेगा, अर्थात लाइन का वोल्टेज हमें पता ही रहेगा कितनी हमने वोल्टेज दी है। आई म्यू की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे, फिर यहाँ पर आप पुट कर देंगे, तो आर नॉट की मतलब आपको रोटर का मतलब कि आपको नो लोड पर रेजिस्टेंस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टेटर का आपको रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, साथ में उसका प्रतिघात नो लोड पर क्या है वो VL की वैल्यू आपको मिल जाएगी, √3 की मिल जाएगी, आई म्यू की मिल जाएगी। आई म्यू की यहाँ से निकाल लेंगे, आई म्यू और आई नॉट अगर पता है तो आई ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कुल मिलाकर इससे आपको सभी परीक्षण में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, इससे आप ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। ये था आपका नो लोड। अब आपका दूसरा है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का मतलब है बंद रोटर परीक्षण।
इसमें हम ये समझते हैं कि इस परीक्षण को लॉक्ड रोटर या फिर शॉर्ट सर्किट परीक्षण भी कहते हैं। यह परीक्षण ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट के समान ही होता है। मतलब जो आपका ये टेस्टिंग होता है ये ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट के समान होगा। अब क्या क्या इसमें हम ज्ञात परखाएंगे ये समझते हैं कि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के माध्यम से हमें कौन कौन से परिणाम किए जा सकते हैं, अर्थात इससे हम कौन कौन से परिणाम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो पहला है स्टेटर की प्रासामान्य प्रयुक्त वोल्टेज या फिर शॉर्ट सर्किट करंट। तो मतलब इसके माध्यम से हम ISN का मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट आपको, चूंकि ये ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट है, ठीक है, रोटर इसका लॉक रहेगा, तो इस कंडीशन में आप बात को समझिए कि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का मतलब है शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात चल रही है। तो इस कंडीशन में जो स्टेटर का सामान्य वोल्टेज होगा या फिर कहें आपकी शॉर्ट सर्किट जो करंट होगी वो आपकी यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे ISN। और नेक्स्ट आपका है यहाँ पर दूसरे नंबर पे लघु परिपथ पर पावर फैक्टर, मतलब cos फाई नॉट, शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर भी इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या? शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर। थर्ड पॉइंट है संपूर्ण ताम्र हानि, मतलब टोटल कॉपर लॉस, इससे आप ज्ञात कर पाएंगे। ओके, साथ में आप देख सकते हैं कि स्टेटर पर प्राथमिक को निर्देशित करते हुए इसका आप इक्विवेलेंट लीकेज प्रतिघात, मतलब इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस X01 जिसे आप कह रहे हैं, किस पर? स्टेटर। X01 का मतलब स्टेटर की बात चल रही है। तो स्टेटर पर तुल्य प्रतिघात कितना हो रहा है, कितना लीकेज प्रतिघात है, वो आप ज्ञात कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको, जैसे कि अभी आपने देखा नो लोड में, तो वहाँ पर X और R मतलब रेजिस्टेंस और प्रतिघात आपने नो लोड पर देखा था। ये यहाँ पर क्या होगा, स्टेटर पर। अब चूंकि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट वाला आपका चल रहा है टॉपिक, तो उसमें आप X01 को निकाल पाएंगे। साथ में स्टेटर पर जो तुल्य अर्थात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R01, इसको आप निकाल पाएंगे। साथ में इसमें आप देख पाएंगे कि इस परीक्षण से शॉर्ट सर्किट करंट ISN और पावर फैक्टर और नो लोड से आपको जो प्राप्त होगा, इन चीज़ों को हम ज्ञात कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस फिगर को आप थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 3 फेज की आपकी सप्लाई तो आ रही है, RBY 3 फेज की सप्लाई, ये 3 फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर है। सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर में आपका, सिंगल फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होगी, 2 फेज में 2 फेज, 3 फेज में 3 फेज, मतलब 3 फेज में 3 वाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मेंशन है, देख सकते हैं 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये 3 फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर है, यहाँ से 3 फेज की सप्लाई आ रही है। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि आपका दो मतलब कि लाइन के बीच वोल्टेज को पता करेगा कि भाई साहब कितना वोल्टेज आ रहा है। और दूसरा ये लगा हुआ है अमीटर, अर्थात इसी लाइन के सीरीज में आपका लगा हुआ है, अर्थात ये जो L2 लाइन है, दूसरी वाली लाइन, इसी के लाइन में लगा दिया गया कि आखिर सप्लाई कितनी आ रही है। तो ये आपको पता चल जाएगा, ये करंट बता देगा, ये वोल्टेज। अब तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि हमारा वाट मीटर होना चाहिए। तो हमने 3 फेज का वाट मीटर लगा के रखा है। कितना? 3 फेज का एक वाट मीटर लगा के रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो आपका वोल्ट मीटर है, इसका रेंज आपका लो रेंज, मतलब कम रेंज का है आपका, ठीक है। और जो करंट का रेंज है, जो करंट मतलब जो आपका अमीटर है, उसका 0 से 10 एम्पियर है। 0 से 10 एम्पियर इसका रेंज रखा गया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका मोटर का स्टेटर पार्ट और बीच में ये रोटेटिंग पार्ट रोटर है, और रोटर के इसी के शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। और ये मोटर की शाफ्ट पर लगी है धरनी, धरनी का मतलब घिरनी मैं कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है, जो कि रोटेट करती है। देखिए ध्यान से आप देखिए, ये आपका क्या है, ये स्टेटर की वाइंडिंग है, 3 फेज की स्टेटर पर वाइंडिंग है, ठीक है, ये स्टेटर की 3 फेज की वाइंडिंग है, और बीच में भाई साहब रोटर है, ठीक है। और इसी रोटर के शाफ्ट, ये शाफ्ट है उसका, इसी शाफ्ट से आपका कनेक्टेड है, मोटर की शाफ्ट से लगी है घिरनी, घिरनी जो आप समझे इसको, अर्थात एक प्रकार की पुल्ली है जो कि रोटेट करती है, और ठीक है, इसी पुल्ली पर जैसे कि आप देखते हैं चक्की में, ठीक है, आप आटा चक्की में देखते हैं कि वहां पर आपकी पुल्ली के ऊपर पट्टा चढ़ा रहा होता है, ठीक है, और पट्टा जैसे आपकी पुल्ली रोटेट करती है तो पट्टा भी रोटेट करने लगता है। तो यहाँ पर मतलब आगे हमें नहीं समझना है, हमें इतना समझना है कि यहाँ पर स्प्रिंग तुला है, ये पट्टा लगा हुआ है, ये घूमने वाली आपकी हत्थी है। हमारा पॉइंट ये है कि हम जो आपके इंडक्शन मोटर जो हम लिए हुए हैं, इस इंडक्शन मोटर का जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जिससे हमें करंट, वोल्टेज, आपका पावर फैक्टर, लॉसेस, ठीक है, स्लिप, ये सारी चीजें हम इसके कैसे क्या होगा, ये कितना कितना है, ये हमें मीजर करना है, कुल मिला के इतना समझना है। तो इसके लिए हमने वही चीज कहा कि एक एमीटर लगा के रखा है, दूसरा भाई साहब वोल्ट मीटर है, और तीसरा भाई साहब सबसे बड़ा यहाँ पर 3 फेज का वाट मीटर लगा के रखा है, जो कि पावर को मीजर करेगा। अब यहाँ पर पॉइंट हो जाता है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं कि इससे कैसे क्लियर करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है दोस्तों कि आई नॉट जो कि नो लोड करंट है और आई कॉस फाई नॉट एक है आपका नो लोड पावर फैक्टर। इनके बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं वो आपका होता है सर्किल डायग्राम। अर्थात सर्किल डायग्राम हम आई नॉट नो लोड करंट और नो लोड पावर फैक्टर के बीच खींचते हैं। ये आगे के टॉपिक में हम समझेंगे। हमारा पॉइंट यहाँ पर था कि जो हम ये आपका इंडक्शन मोटर है इसमें हम वाट मीटर को, वोल्टेज को, करंट को लगा के रखे हुए हैं। इस ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में हम विधि को समझ लेते हैं कि कहते हैं कि इस परीक्षण में मोटर के रोटर को लॉक्ड कर दिया जाता है। मोटर के रोटर को लॉक्ड कर दिया जाता है उसे या फिर उसे बहुत धीरे घूमने दिया जाता है। यदि मोटर के रोटर को हम वाउंड कर देते हैं, रोटर वाउंड है मतलब बात को समझिएगा, उसकी स्लिप रिंगों को शॉर्ट सर्किट करके रोटर को लॉक्ड कर दिया जाता है। और इसे हम इसी जो रोटर को लॉक्ड करने का मेथड है ये आपका ब्रिक ड्रम अरेंजमेंट है जिसे हम बेल्ट के द्वारा लॉक्ड या ब्लॉक्ड करके रखते हैं। बात ये है जो आपको कहानी यहाँ पर लगी हुई है इसको आप समझिए। यहाँ पर ये कहानी लगाकर फालतू नहीं रखा गया, इसका कुछ कारण है। कारण ये है, देखिए ये आपका क्या है, ये स्टेटर का पार्ट है और बीच में भाई साहब है रोटर। ये रोटेटिंग पार्ट रोटर है। अर्थात इस रोटर के साफ्ट से ये जो साफ्ट है ये साफ्ट से लगा हुआ है पुल्ली जिसे आप घिरनी धीरनी बोलते हैं, ये आपका लगा हुआ है। अच्छा ये जो घिरनी लगा है इस साफ्ट से इसी में चढ़ा हुआ है पट्टा, ठीक है, जो आप जैसे चक्की में देखते हैं वो पट्टा होता है, तो वो पट्टा इसके ऊपर चढ़ा है। अर्थात ये अगर पट्टे को हम अगर रोक के रखते हैं तो ये घिरनी जो है ये भी रुकी रहेगी और घिरनी से साफ्ट जुड़ा हुआ है। अगर ये घिरनी रुकी है तो साफ्ट रुका है और साफ्ट रुका है तो ये आपका रोटर भी रुका रहेगा। तो ये रोटर को हम रोक कर रखने के लिए कैसे अरेंजमेंट किए हैं, अर्थात इस पुल्ली से हमने पट्टे को लगा के रखा है और यहाँ पर रखा है घूमने वाली हत्थी। अर्थात यहाँ पर हमने इस प्रकार से अरेंजमेंट करके रखा है कि आपका पट्टा नहीं रोटेट करेगा, पट्टा नहीं रोटेट करेगा तो रोटर नहीं रोटेट करेगा, या फिर हम इसको कम ज़्यादा करके कुछ रोटर को स्पीड दिला सकते हैं। कहने का मतलब इतना थोड़ा सा ढीला कर देंगे तो आपका पट्टा रोटेट करने लगेगा। पट्टा के रोटेट होने से होगा क्या कि ये जो आपका पुल्ली है ये रोटेट करेगा। तो आपका मतलब कुल मिलाकर अगर रोटर आपका रोटेट करना चाहता है तो हम थोड़ा सा ढीला कर देंगे तो रोटर रोटेट करेगा। अगर पूरा टाइट कर देंगे, हत्थे को पूरा टाइट कर देंगे तो रोटर आपका नहीं रोटेट कर पाएगा। तो वही तो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट यही है ना कि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। नाम पर जाइए कि रोटर को हमने ब्लॉक्ड करके रखा है, रोक कर रोटर को हमने लॉक करके रख दिया है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्रेक ड्रम अरेंजमेंट के द्वारा हम बेल्ट को लॉक या ब्लॉक्ड करके रखते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर ऐसी कहानी जो चल रही है इसमें जो हमने ए मीटर और वोल्ट मीटर यूज किया है तो ध्यान रखिए ए मीटर तो हम अधिक मतलब उसका जो रेंज होगा, परास जो होगा, जैसे इसमें हमने 0 से 10 एम्पियर की बात की तो ये आपके एमीटर के लिए यहाँ पर अधिक परास का हमने यूज किया, हाई रेंज मतलब इसका रेंज ज़्यादा है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होगा उसका जो रेंज होगा वो कम होगा। तो वोल्ट मीटर कम रेंज का यूज किए हुए हैं और एमीटर ज़्यादा रेंज का यूज किए हुए हैं। रेंज का मतलब है भाई साहब कितने एम्पियर तक वो जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अच्छा यूज क्यों किए हैं कम वोल्ट मीटर कम रेंज का, क्योंकि हमें कम रेंज की आवश्यकता ही है। उसका रीजन ये है कि जब हम देखिए समझिए स्टेटर टर्मिनल में इतनी कम वोल्टेज प्रयुक्त की जाती है ताकि स्टेटर में फुल लोड करंट प्रवाहित होने लगे। देखिए हमें चाहिए क्या, बात समझिए, फुल लोड करंट का मतलब करंट आपकी ज़्यादा होगी और करंट ज़्यादा होगी और जो आपका वोल्टेज होगा वोल्टेज नॉर्मल करंट का 10 to 20% ही आपको देना है। मतलब 10 से 20% ही जो आपकी मतलब एक करंट नॉर्मल करंट होती है, ठीक है। जैसे 230 वोल्ट की सप्लाई है तो इसका आपको 10 से 20% सप्लाई ही देना है। इसका मतलब आपको जो वो आप वोल्ट मीटर लगाएंगे आपको मीजर करना होगा वो कम वोल्टेज मीजर करना होगा, इसलिए आप कम रेंज का वोल्ट मीटर लगाएंगे। और चूंकि फुल लोड करंट आपकी फ्लो होगी तो फुल लोड करंट के लिए एमीटर का जो परास होगा और रेंज जो होगा वो ज़्यादा होगा और आपके वोल्ट मीटर का परास अर्थात रेंज कम होगा, क्योंकि हमें 10 to 20% ही आपको मीजर करना होगा कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमें इतना ही वोल्टेज देना है। तो इसलिए हम कम रेंज का, ज़्यादा रेंज का लगाने का मतलब उसमें खर्चा फिर आपको ज़्यादा लगेगा,
सिंपल सी बात है, ज़्यादा रेंज का मतलब आप वोल्ट मीटर लेने जाएंगे तो वो ज़्यादा पैसे का आपको आएगा। इसलिए हमारा देखिए जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में होता है तो वो सारी चीज़ों को आप समझिए, बड़े लेवल पर टेस्टिंग होगा तो हर चीज़ों को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बड़ा छोटा कुछ भी लगा देंगे, तो इसके लिए सब कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, तो हम वोल्ट मीटर कम रेंज और अधिक रेंज का आमीटर। अब देखिए होगा क्या कि जब अधिक करंट आपकी फ्लो होगी, मतलब लोड करंट है जब आपकी प्रवाहित होगी, तो चूंकि स्लिप का मान 1 होगा, मोटर ब्लॉक्ड है, रोटर आपका रुका हुआ है, तो इस केस में आपके स्लिप का मान क्या होगा, 1 होगा। बात को समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि स्लिप इक्वल टू क्या है, ns माइनस nr अपान ns, यही होता है। और nr क्या है, ये रोटर की स्पीड है, ये आपका स्टेटर का ns है क्या, किसकी आप कहेंगे, ns आप सर कहेंगे स्टेटर की स्पीड है, और ns भी ये नीचे अपान में ns रोटर की स्टेटर की स्पीड है, स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है। स्टेटर तो हमारा रोटेट ही नहीं करता, बात समझ पा रहे हैं। और ये जो nr है ये रोटर की स्पीड है, बात को क्लियर समझिए। स्टेटर कितनी स्पीड से घूम रहा है, वो आपका स्टेटर का रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की वाइंडिंग पर बनता है वो ns स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है, चारों तरफ आपके स्टेटर की वाइंडिंग में। और जो nr है वो रोटर की स्पीड है, लेकिन रोटर हमारा यहाँ पर ब्लॉक्ड है अर्थात लॉक्ड है, क्योंकि हमारा टेस्टिंग तो वही चल रहा है ना कि हम सेकेंडरी को हम मतलब अपने रोटर को लॉक करके रखें। इसका मतलब nr आपका 0 होगा, उसकी स्पीड हम 0 कर दिए हैं, उसको लॉक कर दिए। अगर ये भाई साहब 0 है तो आपका बचेगा ns बाई ns, चूंकि ये तो 0 हो गया तो ns अपान ns दोनों कैंसिल होंगे तो इक्वल कितना आएगा, 1। तो स्लिप की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो जब रोटर आपका रुका हुआ होता है तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपका स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब शुरुआत जब स्टार्ट होने वाला होता है तो मोटर का रोटर रुका है, इसलिए स्लिप की वैल्यू 1 है। इसलिए मोटर का जो इक्विवेलेंट आपका सर्किट होगा वो आपके ट्रांसफार्मर के समान होगा, जिसकी द्वितीय कुंडलन शॉर्ट सर्किट होगी। क्योंकि हमने देखिए लॉक करके रखा है आपके मोटर। देखिए हम कहते हैं ना कि इंडक्शन मोटर जो आपका है वो आपका ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है, बस अंतर इतना है कि उसका जो आपका इंडक्शन मोटर है उसका सेकेंडरी रोटेट करता है और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी आपका कांस्ट मतलब फिक्स होता है, स्थिर अवस्था में होता है, बस इतना अंतर है। लेकिन अगर रोटर को जो आपका इंडक्शन मोटर है उसको हमने लॉक करके रखा है, इसका मतलब उसको हमने रोक दिया है, तो वो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में ये आपका एज अ ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हमने शॉर्ट सर्किट करके रखी है, ऐसा बिहेव कर रहा है। और इसके साथ ही परिपथ में हमारा लगा हुआ है ए मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। तो भाई सिंपल सी बात है, ए मीटर करंट को मीजर कर रहा है, ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मीजर कर रहा है, और जो वाट मीटर है वो आपकी पावर कितनी है, उसकी इनपुट पावर, आपके इंडक्शन मोटर में कितनी पावर आप दे रहे हैं ये भाई साहब वाट मीटर आपको बता पाएंगे। और हमने यहाँ पर जो यूज किया है ये 3 फेज वाट मीटर यूज किया है। देखिए हम 2 फेज वाट मीटर के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं, बात को समझिएगा। जैसे कि हमने W1 W2 2 वाट मीटर को लगाकर भी हम मीजर कर सकते हैं इसके पावर को, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ आपको एरर देखने को मिलेगा। उसका भी कारण मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए यहां पर ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि इसमें हमें कुल इनपुट शक्ति प्राप्त हो जाती है, मतलब कुल इनपुट पावर कितनी है। जैसा कि हमें पता है कि 2 वाट मीटर का प्रयोग करने पर कम शक्ति गुणक मतलब कम पावर फैक्टर उनके पाठ्यांकों का अंतर लेना पड़ता है। ऐसी कोई समस्या नहीं आती तथा इससे गणना करने में त्रुटि की संभावना नहीं रहती। हमारा पॉइंट ये है, इसको थोड़ी को छोड़िए, मेरा पॉइंट ये आपको समझाना है कि देखिए अगर हम चाहें तो 2 वाट मीटर का यूज करके हम 3 फेज की लाइन के पावर को मीजर कर सकते हैं, बात क्लियर है। और उसी के स्थान पर हम 2 वाट मीटर को ना लगा के हम सिंपल सा एक 3 फेज का वाट मीटर लगा देंगे, 3 फेज का। देखिए जैसे ये आपका वाट मीटर, ये 3 फेज का वाट मीटर है, ठीक है, L1 L2 L3 3 लाइन जो आपको आ रही है ये 3 फेज का वाट मीटर यहाँ पर यूज किया गया है। तो
इस 3 फेज के वाट मीटर से फायदा क्या है आपको, ये बात को समझिए कि होगा क्या कि जो 2 वाट मीटर का यूज करेंगे मीजर तो कर लेंगे, लेकिन उसमें आपको इरर देखने को मिल सकता है, अर्थात वहां पर इरर आपके होने की संभावना रहेगी। आपको देखिए मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप W1 एक है, एक W2 है, ये भाई साहब कुछ वैल्यू देंगे 1.23, ठीक है 1.32 ऐसे दे देंगे, और ये भाई साहब दे देंगे 2.51। इस प्रकार से अगर आपको वैल्यू इतने वाट इतने वाट मिल गई W1 W2। अब यहां पर होगा क्या, जब आपको पावर इनपुट निकालना होता है तो हम करते हैं W1 माइनस W2, इन दोनों को माइनस करके जो मिलता है वो आपका इनपुट पावर होता है। जब हम सिंगल 2 वाट मीटर का यूज करके 3 फेज की लाइन को मेजर करते हैं तो होगा क्या यार, ये 1.35 है, ये 2.51 है, तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो आप लगभग मतलब बिल्कुल करेक्ट आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें लगभग में ही इसका कुछ आप लिखेंगे, क्योंकि ये दशमलव में है तो कुछ ना कम ज़्यादा लिखेंगे, और जब कम ज़्यादा आप लिखेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू से घटाकर कुछ कम ज़्यादा लिखेंगे तो वही आपको इरर दिखाएगा, क्योंकि आपको दशमलव पॉइंट में भी कुछ आपको बताएगा कम ज़्यादा, तो वो इरर है। लेकिन जब आप एक ही वाट मीटर से मीजर करेंगे, भाई 2 भाई साहब वो काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनमें कह सकते हैं दोनों को घटाने के बाद कुछ वैल्यू जो मिलेगी वो कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, थोड़ा पॉइंट में। लेकिन अगर एक भाई साहब, केवल एक भाई साहब हैं जो कि आपका 3 फेज का है, वो मीजर करेंगे और एक वैल्यू आपको देंगे, केवल एक वैल्यू, और वही आपका इनपुट पावर होगा, तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर पता चलेगा कि इसमें इरर की संभावना 3 फेज में कम है, और मतलब कि जब 2 वाट मीटर आप यूज करेंगे तो वहां पर इरर की संभावना रहती है। सो आपको क्लियर है कि 3 फेज का हमें यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, V इक्वल टू आपको लिखा है प्रसामान्य स्टेटर लाइन वोल्टेज। नॉर्मल स्टेटर पर लाइन वोल्टेज क्या है ये आपका V दर्शाता है, ठीक है। तो V के माध्यम से आपको पता चलेगा कि स्टेटर पर हमारी जो लाइन आ रही है उसका वोल्टेज कितना है, नॉर्मल वोल्टेज, ठीक है। प्रसामान्य अवस्था में हम बात कर रहे हैं, जब आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट की अवस्था में जो लाइन वोल्टेज है वो है VSC। नॉर्मल जो है, प्रसामान्य मतलब नॉर्मल स्टेटर जब है तब उस पर लाइन वोल्टेज आपका V है, और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में VSC, SC का मतलब शॉर्ट सर्किट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि स्टेटर को सामान्य वोल्टेज प्रयुक्त की जाए, ओके, नॉर्मल वोल्टेज दी जाए, तो शॉर्ट सर्किट धारा या स्थिर अवस्था में रोटर की धारा में निम्न संबंध हो सकता है। बात को समझिए, मतलब हम नॉर्मल वोल्टेज जब उस पर देते हैं तो एक होती है शॉर्ट सर्किट करंट, भाई शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है तो उसमें शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगी, क्योंकि परिपथ शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज भी होगा, और वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट करंट भी होगा यार, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट और स्थिर अवस्था में, जब आपका रोटर रुका है उस कंडीशन में स्थिर अवस्था में रोटर की करंट, उसके बीच क्या रिलेशन होगा, तो I इक्वल टू ISN इक्वल टू ISL इंटू V/VSL। अब देखिए यहाँ पर जो ISL हम निकाले हुए हैं वो भाई साहब हैं प्रसामान्य अवस्था या फिर प्रसामान्य वोल्टेज पर प्राप्त शॉर्ट सर्किट लाइन करंट। मतलब प्रसामान्य का मतलब एक नॉर्मल वोल्टेज पर, समझिए, एक नॉर्मल वोल्टेज पर आपको शॉर्ट सर्किट लाइन करंट मिल रही है, शॉर्ट सर्किट लाइन करंट ISN, ओके, किस पर, नॉर्मल वोल्टेज पर। और जो ISL है वो है आपका शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, समझिएगा, ये है नॉर्मल वोल्टेज पर और ये है शॉर्ट सर्किट वोल्टेज पर। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट जो आपकी लाइन करंट है वो है आपकी ISL, ओके। तो इसमें रिलेशन जो है ISN इक्वल टू ISL, ये नॉर्मल वोल्टेज और ये शॉर्ट सर्किट का जो आप ISL देख रहे हैं ये शॉर्ट सर्किट पर का वोल्टेज है, समझिए बात को, शॉर्ट सर्किट लाइन पर का वोल्टेज है VSL। इस प्रकार से आप यहां पर देख पाते हैं। अब हमें यहां पर ये पता चल गया कि आपकी नॉर्मल वोल्टेज पर क्या आपकी करंट होगी। दूसरा पॉइंट यहां पर ये आ जाता है कि शॉर्ट सर्किट पर आपका, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, समझिएगा, शॉर्ट सर्किट पर आप में इनपुट पावर कितनी है, तो वाट मीटर जो पाठ्यांक दर्शाएगा, आपको वैल्यू देगा, वो क्या होगा। तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट ये है, देखिए हमारा जो ये फार्मूला है कि टोटल इनपुट पावर क्या है, तो टोटल इनपुट पावर WSC इक्वल टू, मतलब शॉर्ट सर्किट पर हमारा इनपुट पावर टोटल कितना है, तो वैसे हम पढ़ते हैं P बराबर √3VI cos phi, सेम उसी प्रकार आपका जो पावर है वो WSC इक्वल टू √3VSL ISL cos phi SC, मतलब शॉर्ट सर्किट पर पावर फैक्टर
cos phi SC। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि VSC अर्थात टोटल इनपुट पावर कैसे आप निकाल पाएंगे, √3 VSL ISL। VSL आपका क्या है, ये आपके शॉर्ट सर्किट का लाइन वोल्टेज है, और जो VISL है मतलब ये लाइन वोल्टेज है, और शॉर्ट सर्किट पर ये लाइन करंट है ISL। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट, देखिए शॉर्ट सर्किट पर ही हमें सब कुछ देखना है। तो शॉर्ट सर्किट पर आपने वोल्टेज देखा, शॉर्ट सर्किट पर आपने लाइन करंट देखा, और शॉर्ट सर्किट पर ही हमारा जो पावर फैक्टर है अर्थात शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर, इन सभी का मल्टीपल √3 के साथ ही आपको मिलता है शॉर्ट सर्किट पावर, जो कि आपका टोटल इनपुट पावर है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ये पावर के माध्यम से आप cos phi SC को भी निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्या करना है, cos phi SC को निकालने के लिए ये जितने भाई साहब हैं इनको नीचे भेज दीजिए WSC के नीचे। तो सिंपल सी बात है कि cos phi SC इक्वल टू हो जाएगा WSL अपान √3 SL ISL। देखिए जो शॉर्ट सर्किट आप लिखे हैं WSC, या इसको WSL भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट पर जिस प्रकार से लाइन वोल्टेज को हमने VSL लिखा, लाइन करंट को हमने ISL लिखा, उसी प्रकार से लाइन पावर को हम लिख सकते हैं शॉर्ट सर्किट पर WSL। ओके, तो यहां से आपको क्या मिल चुका है, आपको 2-3 पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको करंट भी मिल गया है, शॉर्ट सर्किट पर लाइन करंट आपको मिल चुका है, शॉर्ट सर्किट पर आपको पावर फैक्टर मिल गया है। सेकेंड पॉइंट, शॉर्ट सर्किट पर आपने ये इनपुट पावर देख ही लिया। अब होता क्या है कि यार पावर मिल रहा है, पावर फैक्टर मिल रहा है, करंट मिल रहा है, तो मोटर है तो यार उसमें कुछ लॉसेस भी होगा, सिंपल सी बात है। तो उसमें होगा क्या कि शॉर्ट सर्किट पर मोटर में मुख्य रूप से आपको 2 हानियां देखने को मिलेगी। पहला है मुख्य रूप से स्टेटर तथा मतलब मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो मुख्यतः आपको टोटल स्टेटर हो या रोटर, उस पर आपको कॉपर लॉस देखने को मिलेगा। देखा लॉस जो आपको देखिए होता जो है वो एक होता है आयरन लॉस और दूसरा आपका होता है कॉपर लॉस। लेकिन जो आप इस केस में देखेंगे वो मुख्यतः आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर रोटर हो या इसके स्टेटर पर हो इंडक्शन मोटर के, इस टेस्टिंग के दौरान आपको कॉपर लॉस देखने को ज़्यादा मिलेगा, आयरन लॉस कम होगा। उसका क्या रीजन है उसको भी बताऊंगा, और आयरन लॉस के 2 पार्ट होते हैं उसको भी समझते हैं। तो देखिए होता क्या है कि चूंकि हमारा जो रोटर है लॉक है, मतलब बंद रोटर या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, समझिए शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जब आप वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो प्रयुक्त वोल्टेज के बहुत कम, अर्थात चूंकि हमें पता है कि हमने पहले भी बताया कि इसमें जो वोल्टेज इस टेस्टिंग के दौरान हम 10 to 20% ऑफ दी नॉर्मल वोल्टेज, मतलब जो सामान्य वोल्टेज 230 वोल्ट की सप्लाई देंगे उसका केवल 10 से 20% ही सप्लाई इस टेस्टिंग के दौरान इंडक्शन मोटर को देंगे। क्लियर है? अच्छा, जब आप यहाँ पर बंद रोटर या फिर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में अपने इस इंडक्शन मोटर को मतलब 10 to 20% नॉर्मल वोल्टेज का वोल्टेज देंगे तो होगा क्या, इसके होने के कारण, बहुत कम वोल्टेज होने के कारण जो फ्लक्स या फिर फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स घनत्व है, वो शून्य लोड की अपेक्षा बहुत कम होगा। उसका रीजन है, मतलब अगर आप नॉर्मल वोल्टेज से कम देंगे, बात समझिए, नॉर्मल वोल्टेज से 10 से 20% वोल्टेज आप देंगे तो होगा क्या कि वहां पर फ्लक्स डेंसिटी कम बनेगी, और फ्लक्स डेंसिटी कम बनेगी चूंकि आपका जो आयरन लॉस होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। आयरन लॉस के 2 भाई हैं, एक है WH और एक है WE। WH को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस और WE को बोलते हैं ED करंट लॉस। तो ये है भाई साहब किसके, ये है आयरन लॉस भाई साहब के 2 और भाई हैं, या इनके छोटे 2 भाई हैं, मतलब इन्हीं से निकले हैं, या इनको कहिए आयरन लॉस ये पिताश्री हैं, और इनके 2 बेटे हैं, अर्थात एक WC हैं एक WE हैं, एक हिस्टेरिसिस लॉस हैं और ED करंट लॉस हैं। ये दोनों भाई साहब फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, अर्थात कितनी फ्लक्स आ रही है उसकी डेंसिटी कितनी है उस पर ये दोनों डिपेंड करते हैं। तो हमारा जब वोल्टेज कम होगा तो फ्लक्स डेंसिटी भी आपकी कम होगी। तो वही चीज है कि जब आपकी वोल्टेज कम होगा तो बहुत कम वोल्टेज होने के कारण फ्लक्स डेंसिटी आपकी नो लोड जो आपने अभी टेस्ट देखा उसकी अपेक्षा इस टेस्ट में आपका फ्लक्स कम बनेगा, और फ्लक्स कम बनेगा तो भाई साहब आपका फार्मूला यहां पर है कि WH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B की पावर 1.6 B मैक्स होता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है ये। तो इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हिस्टेरिसिस लॉस का है
वो आपके फ्लक्स डेंसिटी से है, मतलब आपके फ्लक्स घनत्व से है। तो यहाँ पर जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कम होगी, नीचे तीर दिखाने का मतलब कम होगी, तो आपके हिस्टेरिसिस लॉस की भी वैल्यू कम होगी, और हिस्टेरिसिस लॉस की वैल्यू कम होगी तो आपके आयरन लॉस की भी वैल्यू कम होगी। सिंपल सी बात है, चूंकि जो आयरन लॉस है वो हिस्टेरिसिस लॉस से है, मतलब सॉरी, हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो आयरन लॉस से है। अगर इनकी वैल्यू घट रही है तो आयरन लॉस की वैल्यू घट रही है। नेक्स्ट है आपके ईडी करंट लॉस, तो ईडी करंट लॉस का भी वही हाल है, मतलब ये भी भाई साहब क्या है कि ये भी आपके फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं। ये आपका डब्ल्यू ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर मैक्सिमम, मतलब ये भी आपके फ्लक्स डेंसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कम हो रही है तो आपके ईडी करंट लॉस भी कम होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप नॉर्मल वोल्टेज जो ये आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट पर, इस रोटर टेस्ट के दौरान आपको 10 to 20% नॉर्मल वोल्टेज का वोल्टेज जो आप दे रहे हैं, इस कम वोल्टेज के कारण ही आपका फ्लक्स डेंसिटी कम बनेगा। और जब फ्लक्स डेंसिटी कम बनेगा तो इस फार्मूले के मुताबिक फ्लक्स डेंसिटी कम बनेगा तो हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा, फ्लक्स डेंसिटी कम होगा तो ईडी करंट लॉस कम होगा। और ये भाई साहब दोनों ईडी करंट हो या फिर हिस्टेरिसिस लॉस, ये दोनों जो बच्चे हैं, ये या बच्चे हैं या बेटे हैं, ये हैं आयरन लॉस के। अगर ये दोनों कम होंगे तो आयरन लॉस की भी वैल्यू कम होगी। तो कहने का मतलब आयरन लॉस आपके इस टेस्टिंग के दौरान कम होगा और कॉपर लॉस इनकी तुलना में ज़्यादा होगा। यह कह सकते हैं कि आयरन लॉस ना के बराबर है, आपका कॉपर लॉस मुख्यतः स्टेटर और रोटर पर देखने को मिलेगा। इसीलिए ये कहानी पहले ही लाइन पर लिख दी गई थी कि आपका जो मुख्य रूप से स्टेटर है या रोटर है उस पर आपको कॉपर लॉस देखने को मिलेगा। हिस्टेरिसिस जो आयरन लॉस है, जो हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉस से मिलकर बना है आयरन लॉस, उसकी वैल्यू कम होगी। वोल्टेज कम, फ्लक्स कम, फ्लक्स कम सो फ्लक्स डेंसिटी कम, और फ्लक्स डेंसिटी कम, हिस्टेरिसिस लॉस कम, ईडी करंट लॉस कम, ईडी करंट हिस्टेरिसिस लॉस दोनों कम होंगे तो आयरन लॉस कम होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। कहानी लंबी थी लेकिन हमने कोशिश की कि कहानी ये आपको क्लियर समझ जाए। ठीक है, अब वही चीज़ है कि अगर इनकी दोनों की वैल्यू कम होगी तो क्रोड हानियाँ मतलब आयरन लॉस कम होगा। और देखिए कुल जो कॉपर लॉस है उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो आपका लॉसेस होगा, जो आपका ISC यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो टोटल जो लॉसेस है, समझिए जो टोटल लॉसेस है वो कैसे आप निकालेंगे। तो ये आपका क्या है WSC, यहाँ पर क्या है WSC आपकी इनपुट पावर। देखिए यहाँ पर WSC आप देखिए टोटल इनपुट पावर आपकी थी, ठीक है, 60 सर्किट के दौरान टोटल इनपुट पावर। तो हमें क्या है कि हमें टोटल कॉपर लॉस कैसे निकालेंगे, बात को समझिए ध्यान से। मतलब अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो आपका क्या है कि यहाँ पर टोटल इनपुट पावर ये है, अगर इसमें से हम आयरन लॉस को घटा देते हैं, अगर आयरन लॉस की वैल्यू को घटा देते हैं टोटल इनपुट से, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉपर लॉस कितना है वो आपको मिल जाएगा। तो टोटल कॉपर लॉस इक्वल टू टोटल इनपुट पावर माइनस आयरन लॉस। आयरन लॉस वही चीज़ जो अभी हमने कहानी आपको बताई, हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस, इन दोनों को मिला के बना है आयरन लॉस। और आयरन लॉस भाई साहब बहुत कम है, चूंकि हमने बता दिया कहानी, अब बार बार मैं आपको नहीं बताने वाला। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कम है, तो ये वैल्यू जब कम होगी तो ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि लगभग कॉपर लॉस WSC अर्थात आपके इनपुट पावर के बराबर है। और यही लॉस से ही लॉसेस, जो लॉस मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉसेस का मतलब हानि से मतलब हमारा, ठीक है, वो लॉस का मतलब वो वाला लॉस नहीं है, ठीक है, जो व्यक्ति आपके फाइनल हो जाता है जब व्यक्ति का, तो वो वाली लॉस की बात नहीं चल रही है, आपके लॉसेस हमारी हानियाँ चल रही हैं उनकी बात हो रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका कॉपर लॉस होता है, आपको पता है कॉपर लॉस होता है I²R। इसका फार्मूला भैया सभी लोग जानते हैं कि कॉपर लॉस इक्वल टू होता है I²R, लेकिन यह है 3 फेज का, तो इसलिए यहां पर आप लगाएंगे 3I²R। अब दूसरा पॉइंट ये है कि चूंकि ये 60 सर्किट का चल रहा है बात, तो आपकी 60 सर्किट करंट होगी ISC। और यहां पर जो रोटर का रेजिस्टेंस, आप स्टेटर का रेजिस्टेंस आप देखेंगे जो कि आपको होगा, मतलब यहाँ पर आप रोटर और स्टेटर दोनों का यहाँ पर कंबाइन करके देखते हैं, इसीलिए लिखते हैं हम R01। R01 का मतलब ये है कि आप
प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के रेजिस्टेंस को मिलाकर देखते हैं, वो है R01। ये 3 × I²R ये कॉपर लॉस आपका तीनों वाइंडिंग में है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये है क्या, WCL, ये 3I²R ये आपका कॉपर लॉस है तीनों वाइंडिंग का, और ये है WSC इनपुट पावर, ये है WCL। अगर तीनों को एक साथ यहाँ पर हम लिखे और इसमें से अगर R01 मतलब रोटर और स्टेटर पर हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसे आप कहते हैं, R01 मतलब रोटर और स्टेटर के दोनों को मिलाकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R01, वो होगा R01 = WSC - WCL / 3I²। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस वैल्यू को अगर हमें R01 निकालना है, इस वैल्यू को, तो इस पूरी कहानी जो आपको ये वाला पार्ट है इसको नीचे भेज दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको नीचे भेजेंगे, इस वैल्यू को नीचे भेजेंगे, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका ऊपर जो है, ये इसको नीचे भेजने पर 3I²SC जो शॉर्ट सर्किट करंट है ये आपको मिलेगा। तो R01 = ये आपका मिल चुका है, ठीक है। अब होगा का कहानी आप समझ लीजिए, होगा क्या कि बंद रोटर की स्थिति में मोटर के स्थिर होने के कारण, मोटर जब स्थिर है, हमारा हमने रोटर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का मतलब है कि हमारा मोटर का रोटर स्थिर है। इस कंडीशन में होगा क्या, एयर फ्रिक्शन या फिर समझिएगा, एयर फ्रिक्शन या फिर आपका घर्षण की जो हानियां हैं, फ्रिक्शन लॉसेस हैं, ये बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जब आपका मोटर का रोटर रोटेट ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन की बात ही नहीं है, ठीक है। मतलब कोई आपके जो आपका रोटर है उसमें कहीं पर घर्षण की बात नहीं होगी, और ना तो आपका एयर से घर्षण की बात होगी, क्योंकि रोटेट ही नहीं कर रहा है। अगर बंद रोटर है तो इस कंडीशन में नहीं होगा, तब क्या होगा, इस प्रकार बंद रोटर या शॉर्ट सर्किट परीक्षण पर वाट मीटर पाठ्यांक काफी हद तक कॉपर हानि ही प्रदर्शित करता है। मतलब इस कंडीशन में आपको ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा, ये जो आपका वाट मीटर, वो जो आप वाट मीटर के थ्रू मीजर करेंगे, जो आपको पाठ्यांक देखने को मिलेगा, वो आपका कॉपर लॉसेस ही होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि कुल कॉपर हानि मतलब टोटल कॉपर लॉस = टोटल इनपुट पावर। मतलब जो इनपुट पावर हो रही है, बात को समझिए, हम अपने इनपुट पावर को कैसे मीजर कर रहे हैं, हम अपने इनपुट पावर को पता ऐसे कर रहे हैं कि उसमें टोटल कॉपर लॉस जितना हो जा रहा है आपके इंडक्शन मोटर में, वही आपका इनपुट पावर है। अगर हम टोटल कॉपर लॉस को निकाल रहे हैं, इसका मतलब वही आपका इनपुट पावर बन जा रहा है। तो वही चीज इसमें कह रहे हैं कि अगर आपका रोटर बंद है, लॉक्ड है, तो उस कंडीशन में जो वाट मीटर है उसमें पाठ्यांक काफी हद तक कॉपर लॉस के ही बराबर प्रदर्शित करेगा। तो इसमें हमने कुल कॉपर हानि = WSC जो दिखाया है वही चीज है। इसमें हम लिख सकते हैं 3I²R01 × WSC। मतलब कुल मिलाकर हमने किया क्या है, आयरन लॉस को यहां पर 0 कर दिया है और कुछ नहीं। तभी अगर आप आयरन लॉस को 0 कर देंगे, तभी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आपका WSC = 3I²R हो जाएगा। तो यहां पर पॉइंट यही है कि हमने आयरन लॉस को ना के बराबर इसको कर दिया है। दूसरा पॉइंट यहां पर है कि स्टेटर को निर्देशित समय अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर फेज निकालना है, तो इसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, R01 = WSC अपान ये आपका जो 3 है और I²R है, ये नीचे आ जाएगा 3I²SC। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो रोटर का पर फेज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, स्टेटर और रोटर के दोनों को रेजिस्टेंस को मिलाकर बनने वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R01 = WSC अपान 3I², ये आपका बना, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहां से आपने निकाल लिया भाई साहब, ये फार्मूला जो आपका था ये वाले फार्मूले से। ये कहां से आया, ये आपका ये फार्मूले से आया है, ये फार्मूले से। इसमें अगर आप जो कॉपर लॉस, जो आपका आयरन लॉस है, उसको हम ना के बराबर मानते हुए, इसको नगण्य मानते हुए छोड़ देते हैं, इसको अगर हम 0 कर देते हैं, तो आपका जो बचेगा वो WSC = 3I²R01 बचेगा। इस प्रकार से आप इससे आप R01 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी के साथ ही आप रोटर का या स्टेटर का दोनों को मिलाकर जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस बनेगा Z01, इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, इंडक्शन मोटर के तुल्य परिपथ के संदर्भ में मोटर के लीकेज प्रतिघात क्या है, X01। देखिए बात को क्लियर बिल्कुल समझिए, X क्या है, ये है रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। और वहीं पर अगर X01 है, इसका मतलब है रोटर और स्टेटर दोनों के सर्किट को मिलाकर बनाया गया है इक्विवेलेंट सर्किट, और उस इक्विवेलेंट सर्किट का है
इस इक्विवेलेंट सर्किट का हमने निकाला है इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस, ओके, जिसे कहते हैं X01। ये X01 के माध्यम से हम Z01 फाइंड आउट करते हैं। तो Z01 देखिए जैसे आपका होता है Z R इक्वल टू, आप पढ़ते हैं R इक्वल टू V अपान I, पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपान करंट, पढ़ते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सेम उसी प्रकार से जब आप DC सर्किट देखते हैं तो ये लिखते हैं, लेकिन AC जब होता है तो उसमें रेजिस्टेंस के साथ में रिएक्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को जब मिला देते हैं तो बन जाता है आपका इम्पीडेंस। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि Z इक्वल टू V शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपान शॉर्ट सर्किट करंट, इन दोनों का रेशियो आपका Z01 है। और Z01 इक्वल टू, आपको देखिए अगर मैं रिलेशन आपको कहानी बताऊं तो सिंपल सा समझिए कि Z इक्वल टू होता है √R² प्लस X²। चूंकि हम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा Z01, ठीक है, और ये हो जाएगा R01, ये हो जाएगा X01। इस प्रकार से आपको ये पता चला कि आपका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कितना है। तो इसके माध्यम से Z इक्वल टू R² प्लस X² का जो फार्मूला है उसी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और Z01 इक्वल टू एक फार्मूला हमने आपको बता दिया, Z01 अर्थात जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो आपका बन रहा है वो आपका V शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपान शॉर्ट सर्किट करंट, इन दोनों का रेशियो ही आपका Z01 है, ओके। तो इस प्रकार से आप यहाँ से सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यह जो आपको कहानी यहाँ पर लिखा गया है, यही कहानी यहाँ पर ये देखिए X01 जो लिखा गया √Z01 का स्क्वायर माइनस R01 का स्क्वायर, मतलब हम इस कहानी से इस पूरे जो आपने देखा यहाँ पर स्टेट्स थे, इस परीक्षण से हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, हमने WSC हमको पता चल गया, हमें जो आपका पावर फैक्टर था शॉर्ट सर्किट पर वो पता चल गया। फिर हमने हमारा सबसे पॉइंट ये था कि इसमें हानियां कौन सी हो रही, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, तो उसको भी हमने फाइंड आउट किया, जिसमें देखा आयरन लॉस बहुत कम है, आपका कॉपर लॉस ज़्यादातर आपके स्टेटर और मोटर पर देखने को आपको मिलेगा। और लास्ट में बाद में आपको ये भी पता चल गया कि अगर दोनों लॉसेस उपस्थित हैं तो उस समय R01 की वैल्यू कितनी होगी, अर्थात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। और साथ में आपको ये भी पता चल गया बाद में कि भाई साहब आयरन लॉस बहुत कम है, तो आयरन लॉस को हम हटा देते हैं तो जो आपकी कुल कॉपर लॉस होगी वो कुल इनपुट पावर के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आपने निकाल लिया, साथ में आपने इक्विवेलेंट इम्पीडेंस भी निकाल लिया। तो सारी चीज़ों को आपने फाइंड आउट इस टेस्ट के माध्यम से पता कर लिया कि आखिर इंडक्शन मोटर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इस परीक्षण से यही चीज़ें ज्ञात करना था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बस एंजॉय करिए और आगे इसी प्रकार से वीडियो का एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक्स, ओके डियर। चलो पूरा लिख देते हैं, अब टाइम तो लंबा हो गया है लेकिन अब मैं आपको थैंक्स लिख देता हूँ। थैंक्स डियर स्टूडेंट, ओके, थैंक यू सो मच।